ओके। सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। यानी हम ये बोल सकते हैं कि रिलेटिविटी से ही रिलेटेड है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, मेनली जितने भी हमारे एग्जाम्स रहते हैं उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रहता है हमारे पास, जो किसका पार्ट है, जो रहता है हमारे पास रिलेटिविटी का पार्ट। रिलेटिविटी जिसको हम बोलते हैं सापेक्षता। सापेक्षता इसका मतलब क्या है? रिलेटिविटी का मतलब है कि हम जो भी यहां पे फिनोमिना पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिनोमिना। हम यहां पे जितने भी फिनोमिना पढ़ने वाले हैं वो सारे किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे? वो सारे बेस्ड रहेंगे बेस्ड ऑन द रिलेटिविटी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, ये है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी रिलेटिविटी सापेक्षता को ही हम और एक्सटेंड करते हैं और डिफाइन करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो थ्योरी आती है सामने वो रहती है हमारे पास विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं फॉर्मुलेशन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ओरिजिन कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो देखिए, इसका उद्भव है वो होता है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में होता है इसका ओरिजिन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? ओरिजिन यानी उद्भव। ठीक है, अब 1905 ईस्वी में इसका जो उद्भव है वो किया जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओरिजिन किया जाता है। उससे रिलेटेड जो पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, नियम हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे दिए जाते हैं किससे रिलेटेड? रिलेटिविटी से रिलेटेड। और उनको और ज्यादा डिफाइन और हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस किया जाने पर इसको हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 ईस्वी में ओरिजिन करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फिनोमिना है ये कहलाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें हम मेनली तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मेनली तीन चीजों के बारे में। सबसे पहला है हमारे पास टाइम, दूसरा हम पढ़ते हैं पोजीशन, और तीसरा हम पढ़ते हैं स्पेस। इन तीन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं मेनली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए हैं वो सारी के सारी किसके ऊपर बेस्ड है? टाइम के ऊपर बेस्ड है, पोजीशन और मेनली स्पेस के ऊपर। और ये जो पोजीशन है ये किसकी पोजीशन होगी? ये होगी किसी पार्टिकल्स की, जो हमारे पास सिस्टम है उससे उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी पोजीशन होगी। तो ये भी एक तरीके से स्पेस में ही इंक्लूडेड है। तो मेनली हम स्पेस और टाइम के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, क्योंकि पोजीशन है वो स्पेस में ही इंक्लूडेड रहती है। तो ये है हमारे पास मेनली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनमें हम पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मेनली टाइम के बारे में, जिसमें टॉपिक रहता है हमारे पास टाइम डायलेशन। लेंथ के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें टॉपिक रहता है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इससे रिलेटेड हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जिनको डिफाइन किया गया लॉरेंज के द्वारा। और गैलीलियन हम पढ़ते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम इसमें पढ़ते हैं रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में, टाइम के बारे में, इवेंट के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सारी चीजों के बारे में
अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास टॉपिक क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी is a type of principle, which is given by Albert Einstein। अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905। ठीक है, यानी 1905 में हमको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, दिस प्रिंसिपल गिव द एक्सप्लेनेशन about space, time, and position। ठीक है, which is given by Albert Einstein in 1905. This principle give the explanation about स्पेस, टाइम एंड पोजीशन। यानी ये जो सिद्धांत है वो हमें स्पेस, टाइम और पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, स्पेस को अब अगर हम हिंदी में बोले तो आकाश। ठीक है, स्पेस कोई भी हमारे पास सिस्टम है वो किस स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारे पास स्पेस होगा। टाइम यानी समय, पोजीशन यानी स्थिति। ठीक है, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनकी स्थिति के बारे में हम देखते हैं पोजीशन में। ठीक है, ओके, तो ये है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में लिख लेते हैं। यानी विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत एक वह सिद्धांत है ठीक है जो सन 1905 में सन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट
आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत या यह सिद्धांत यह सिद्धांत यह सिद्धांत स्पेस यानी आकाश, टाइम यानी समय, और कणों की स्थिति की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी ये किस किस के बारे में बताता है? ये बताता है हमारे पास स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, यहां पे हम पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, ये तो हुआ हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ओरिजिन के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें जो यूज होने वाले हमारे एक तरीके से हम बोल सकते हैं नोटेशन है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कुछ नोटेशन हमारे इस तरीके से हैं, जैसे इवेंट, इसके साथ साथ ऑब्जर्वर और रेस्ट, मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सारे के सारे हम मेनली नोटेशन यूज में लेते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत में। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। ठीक है, there are some kind of notation that are used to describe the special theory of relativity. Special theory of relativity. ठीक है, there are some kind of notation that are used to describe the special theory of relativity. यानी यहां पे कुछ ऐसे नोटेशन रहने वाले हैं जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और ज्यादा डिफाइन करते हैं और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है नोटेशन दैट इज इवेंट। इवेंट जिसको हम क्या जिसको हम हिंदी में घटना बोलते हैं।
ठीक है। अब इवेंट क्या रहने वाला है हमारे पास, मेनली कोई भी घटना घटित होती है। घटना किसको बोलते हैं, अगर किसी दिए गए टाइम में कोई घटना दिए गए टाइम में अब हमारे पास कोई भी घटित होता है, कुछ भी घटित होता है आसपास में हम देख सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है, घटना कहलाती है। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, any situation or condition occurring in the given time that is called event। ठीक है, any situation or condition occurring in the given time that is called event, यानी कोई भी स्थिति है, ठीक है, या कोई भी हमारे पास हम बोल सकते हैं सिचुएशन और कंडीशन, स्थिति ही हम बोल सकते हैं। कोई भी स्थिति अगर घटित होती है किसी दिए गए टाइम में, तो वो स्थिति ही क्या कहलाती है, हमारे पास घटना कहलाती है। ठीक है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, यदि कोई स्थिति दिए गए समय में समय में घटित हो रही हो, तो वह घटना कहलाती है। ठीक है, यदि कोई स्थिति दिए गए समय में घटित हो रही हो, तो वो क्या कहलाती है, घटना कहलाती है, इवेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जो ट्रैक है उसके ऊपर ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, एक घटना घटित हो रही है। ठीक है, जैसे बस स्टैंड है, वहां पे बस चल रही है, तो वो क्या है, एक घटना है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो क्या होता है, एक इवेंट होता है। ठीक है, एक तरीके से क्या है, घटना घटित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली क्या रहती है, घटना रहती है, इवेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जर्वर के बारे में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो क्या हुई, एक तरीके से इवेंट ही हुआ। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, पर्यवेक्षण। ठीक है, कोई घटना है वो घटित हो रही है, तो वो क्या है, एक तरीके से इवेंट है, वो एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर कौन होता है, जो उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, उसको समझता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वर। तो नेक्स्ट हमारा जो नोटेशन है वो होगा ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर ऑब्जर्वर, यानी पर्यवेक्षक। ठीक है, या हम बोल सकते हैं निरीक्षक। ठीक है, सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वर या फिर पर्यवेक्षक या फिर निरीक्षक, इसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए, ऑब्जर्वर कौन होता है, जो उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उस इवेंट को देख रहा होता है, उस इवेंट के बारे में जो चीजें हो रही है
उसको समझ रहा होता है, वो कहलाता है ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी पर्यवेक्षक। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए पर्सन who observe or see any kind of event. Then this person is called observer. ठीक है, ए पर्सन हु ऑब्जर्व और सीइंग एनी काइंड ऑफ इवेंट, देन दिस पर्सन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी वह व्यक्ति या कोई भी हो सकता है जो क्या करता है, इस इवेंट यानी जो घटना घटित हो रही है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, उसका पर्यवेक्षण करता है, या हम बोल सकते हैं उसका निरीक्षण करता है, उसको देखता है। तो वो इवेंट को देखने वाला वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? ऑब्जर्वर कहलाता है। यहां पे ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है। जैसे इवेंट हमने क्या बोला, इवेंट का एग्जांपल हमने क्या बोला कि अगर कोई ट्रैक है उसके ऊपर ट्रेन चल रही है, या कोई बस स्टैंड है वहां पे बस जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं, उस ट्रेन को चलते हुए देख रहे हैं, उस बस को जाते हुए देख रहे हैं। तो हम क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए। ठीक है, पर्यवेक्षक हुए हम, निरीक्षक हुए हम। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है एग्जाम्पल। हम क्या लिख सकते हैं? person who's seeing the train. ठीक है, कोई पर्सन है वो क्या देख रहा है? ट्रेन देख रहा है। तो वो ट्रेन देखने वाला कौन हुआ? ऑब्जर्वर। ठीक है, ओके, अब हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। कोई व्यक्ति जो घटना को घटित होते हुए देख रहा हो, वह व्यक्ति पर्यवेक्षक या निरीक्षक कहलाता है। ठीक है, कोई पर्सन है जो किसी घटना को घटित होते हुए देख रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? पर्यवेक्षक कहलाएगा, वो निरीक्षक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा इवेंट के बारे में। दूसरा था हमारे पास ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक या निरीक्षक। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट। ठीक है, थर्ड हमारा जो नोटेशन है वो है रेस्ट, यानी हम क्या लिख सकते हैं? स्थिर अवस्था, स्थिर, स्थिर ही हम लिख सकते हैं ना। रेस्ट का मतलब क्या है? स्थिर। ओके,
ये है हमारे पास थर्ड पॉइंट। फर्स्ट हमने पढ़ा इवेंट के बारे में, सेकंड हमारे पास था ऑब्जर्वर, और थर्ड हमारे पास है रेस्ट। If an object does not change its position if an object does not change its position with respect to the time, with respect to the time, then this object is said to be in rest. ठीक है, if an object does not change its position with respect to the time, then this object is said to be in rest. इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं कर रहा, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, किसके साथ? टाइम के साथ, टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास किस में होगा? स्थिर होगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में समय के सापेक्ष किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दर्शाता है, या उसमें हम लिख सकते हैं ये उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, नहीं दर्शाता हो, तो वह ऑब्जेक्ट स्थिर होता है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में समय के सापेक्ष किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दर्शाता है तो वह ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्थिर होता है। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है, स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास किसके बारे में? स्थिर अवस्था के बारे में हम बोल सकते हैं, रेस्ट कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारे पास हिंदी में एक्सप्लेनेशन, ये थी हमारे पास इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास मोशन, यानी गतिमान या गति। ओके, ये थी हमारे पास रेस्ट। इफ एनी ऑब्जेक्ट changes its position
with respect to the time then this object is said to be in motion. ठीक है, if any object changes its position with respect to the time then this object is said to be in motion. यानी कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन या उसकी पोजीशन में किसी तरीके का चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट किस में कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट गतिमान होगा। ठीक है, अगर वो कोई किसी तरीके का चेंज है वो शो नहीं करता है तो वो हमारे पास किस में रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है, वो स्टेशनरी कंडीशन में रहता है। लेकिन अगर वो अपनी कंडीशन, अपनी पोजीशन में चेंज करता है तो वो मोशन में होगा। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन दर्शाता है, कोई परिवर्तन दर्शाता है तो वह ऑब्जेक्ट गतिमान स्थिति में होता है। ठीक है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है अगर अपनी स्थिति में किसी तरीके का परिवर्तन शो कर रहा है, ठीक है, चेंजेस शो कर रहा है, तो वो किस कंडीशन में होगा, वो होगा गतिमान स्थिति में। ठीक है, गतिमान स्थिति यानी मोशन में, गतिमान स्थिति मतलब मोशन में। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4th नंबर पॉइंट मोशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संदर्भ तंत्र, संदर्भ तंत्र या संदर्भ प्रणाली। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ तंत्र, या फिर हम बोलते हैं इसको हिंदी में संदर्भ प्रणाली। ठीक है, तो देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो हमने बात की इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, कोई भी अगर कोई भी स्थिति है वो दिए गए टाइम में घटित हो रही है तो वो स्थिति ही क्या कहलाएगी, हमारे पास इवेंट कहलाएगी, घटना कहलाएगी। इसके बाद में हमने पढ़ा ऑब्जर्वर के बारे में, जो उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उस इवेंट को देख रहा है, वो कौन कहलाएगा, ऑब्जर्वर कहलाएगा वो। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इवेंट का और ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट, मोशन, ये सारे हम नोटेशन पढ़ते हैं और मेनली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है
तो वो मोशन में होगा। अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा तो वो किस में होगा, गतिमान रेस्ट कंडीशन में होगा, है ना। अगर वो स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वो मोशन में होगा, अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा तो वो स्थिर अवस्था में होगा, वो रेस्ट में होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं जनरली बात करूं तो देखिए जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट कहाँ हो रहा है, जहां जिस इवेंट को ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो वो जो स्थान है, वो जो प्लेस है, वो ही क्या कहलाता है, एक तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ये एक तरीके का क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम हम बोल सकते हैं इसको, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यानी एक निर्देश तंत्र होता है हमारे पास, कौन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे ऑब्जर्वर है वो उस इवेंट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, जहां जिस स्थान पे वो उसको उस घटना को घटित होते हुए देखता है, तो वो स्थान है वही क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ओके ओके, तो ये है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a type of coordination system or set of axes, that are used to describe and measure of motion, position and other properties of objects, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a type of coordination system or set of axes that are used to describe and measure of motion, position and other properties of object। यानी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमको कोई भी तंत्र है हमारे पास, या ऐसा तंत्र है हमारे पास जो किसी वस्तु की स्थिति, उसकी गति और अन्य गुणधर्मों के बारे में बताता है और उसको मापता है, यानी मापन का कार्य करता है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या कहलाएगा, या वो सेट ऑफ एक्सिस क्या कहलाएगा हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, यानी संदर्भ तंत्र या संदर्भ प्रणाली, ठीक है। या हम बोल सकते हैं जनरली, अगर हम एक और एक्सप्लेनेशन के बारे में इसको समझना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, और a place from where judgment and measurement can be done by observer, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा स्थान जहां से हम मेजरमेंट कर सकते हैं और जजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं,
ठीक है, ये दोनों हम कर सकते हैं। और ये करता कौन है? ऑब्जर्वर करता है। ठीक है, वह स्थान जहां से किसी इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता है किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, तो वो स्थान हमारे पास क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास दोनों क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये तो जनरल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और ये इसको और बढ़िया तरीके से समझने के लिए और डिफाइन वे में समझने के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन सिस्टम या सेट ऑफ एक्सेस हम बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ एक्सेस, सेट ऑफ एक्सेस, जिसका हम यूज करते हैं कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी गति, उसकी स्थिति और उसके अन्य गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए और उनको मापने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए। तो ये हमारे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसकी हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम बोल सकते हैं संदर्भ तंत्र एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है जो किसी वस्तु की गति, स्थिति और अन्य गुणधर्मों के बारे में और अन्य गुणधर्मों को समझने तथा मापने के लिए संदर्भ तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो किसी वस्तु की गति, उसकी स्थिति और अन्य गुणधर्मों को समझने तथा मापने के लिए निर्देश तंत्र या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, निर्देश तंत्र और ध्रुवीय अक्ष प्रदान करती है। संदर्भ तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो किसी वस्तु की गति, स्थिति और अन्य गुणधर्मों को समझने और मापने के लिए निर्देश तंत्र और ध्रुवीय अक्ष प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रणाली रहती है, ये हमारे पास कौन सा तंत्र रहता है? ये रहता है संदर्भ तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें या हम दूसरी जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी वो हम क्या लिख सकते हैं? दूसरी हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, एक वह स्थान जहां पे कोई ऑब्जर्वर है वो जजमेंट और मेजरमेंट करता है। ठीक है, यानी कोई भी घटना है उसको क्या करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और उसको मापने की कोशिश करता है। अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर वो मेजर करने के लायक हो तो उसका मेजरमेंट करता है, उसके बारे में जजमेंट करता है। ठीक है,
वह स्थान जहां पर्यवेक्षक घटित हुई उस घटना के बारे में जानने, समझने और मापने की कोशिश करता है। कोशिश नहीं, हम सीधा मापन करता है, ये लिख सकते हैं। करता है वह स्थान संदर्भ तंत्र, या हम बोल सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो ये था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने टाइप के रहते हैं। ठीक है, हमने इवेंट के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, ऑब्जर्वर के बारे में, मोशन के बारे में, गति के बारे में, यानी मोशन और रेस्ट के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, ये सारे नोटेशन हमने पढ़े। ठीक है, ये मेनली हमारे पास नोटेशन रहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। अब हम पढ़ेंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कितने टाइप के रहते हैं। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप के रहते हैं, यानी इनमें फ्रेम्स रहती हैं। पहली फ्रेम रहती है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम, और दूसरी फ्रेम होती है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी पहली है जड़त्वीय फ्रेम और दूसरी है अजड़त्वीय फ्रेम या अजड़त्वीय तंत्र। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। There are two kinds of frame of reference. References. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्वीय तंत्र या जड़त्वीय फ्रेम। और दूसरी हमारे पास जो फ्रेम है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी अजड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके डिफरेंस के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम, सेकंड है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके,
ठीक है, तो हमारे पास पहली है इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय तंत्र या जड़त्वीय फ्रेम, और दूसरी है नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी अजड़त्वीय तंत्र या अजड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, देखिए जो इनर्शियल फ्रेम है उसमें क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास नो एक्सेलरेशन, यानी इस फ्रेम में त्वरण नहीं होता है। ठीक है, इस फ्रेम में हम क्या पढ़ते हैं, in non-inertial frame object has an acceleration। ठीक है, यानी जो अजड़त्वीय तंत्र है उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, लेकिन नो इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास किसी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, सेकंड, in inertial frame the object move with constant velocity। इसका मतलब है कि जो जड़त्वीय तंत्र है उसमें ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, एक समान वेग से गति करता है। इसमें इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जेक्ट does not move with constant velocity। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक समान गति नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको हम हिंदी में लिखते हैं, ओके ब्लू से, ओके जड़त्वीय तंत्र में वस्तु एक समान वेग से गति करती है। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कितना पॉइंट, कितने हो गए हमारे पास पॉइंट, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बारे में हमने बात कर ली। यस,
In inertial frame, all objects holds Newton laws of motion. In non-inertial frame, the objects does not follow Newton law of motion. यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख लें। जड़त्वीय तंत्र में वस्तु न्यूटन के गति के नियमों को दर्शाता है। और इसमें हम क्या लिखेंगे? अजड़त्वीय फ्रेम में वस्तु न्यूटन गति के नियमों को गति के नियमों की पालना नहीं करती है। ठीक है, ये है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, in inertial frame all objects experiences real forces। ठीक है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस रियल फोर्सेस, यानी हमारे पास जो जड़त्वीय तंत्र है उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो रियल फोर्सेस को शो करते हैं। ठीक है, वास्तविक जो हमारे पास बल है उनको शो करते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होगा? ये वास्तविक फोर्सेस जो वास्तविक बल है उनको अनुभव नहीं करते, ये अनुभव करते हैं काल्पनिक बलों को अनुभव करते हैं। ठीक है, ओके। In non-inertial frame, all objects experiences pseudo force। ठीक है, शूडो फोर्स मतलब छदम बल, वे बल जो क्या होते हैं? आभासी होते हैं। ठीक है, अपेरेंट फोर्सेस को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं यहां पे, लेकिन यहां पे हमारे पास रियल फोर्स रहता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास जो इनर्शियल फ्रेम है ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, उनकी पालना करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में
ये हमारे पास जो तंत्र है, इसमें किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट है वो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हम हिंदी में लिखते हैं आगे। ये लीजिए, यहां तक आ जाएगा शायद। जड़त्वीय तंत्र में सभी वस्तुएं वास्तविक बल का अनुभव करती है। वास्तविक बलों का को लिख सकते हैं हम, है ना, वास्तविक बलों को अनुभव करती हैं। अजड़त्वीय तंत्र में सभी वस्तुएं काल्पनिक यानी छद्म बल को अनुभव करती है। ठीक है, छद्म बल यानी शूडो फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, हाँ जी, तो ये था हमारे पास टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन से यहां पे शूडो फोर्सेस होंगे और कौन से यहां पे वास्तविक बल होंगे। ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं रियल फोर्सेस की जो इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होंगे। पहला है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सेकंड हमारे पास फोर्स है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी विद्युत चुंबकत्व बल। विद्युत चुंबकत्व तीसरा हम लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यानी घर्षण बल। है ना, ये है हमारे पास घर्षण बल। और फोर्थ हम लेते हैं टेंशन फोर्स यानी तनाव बल।
ठीक है, ये हमारे पास जो चारों फोर्सेस हैं, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकत्व बल, तीसरा है फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, चौथा है टेंशन फोर्स यानी तनाव बल। अब देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस में लगता है, वो ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास रहता है फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या हमारे पास, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऊपर की तरफ उछालें तो वो नीचे आकर सरफेस के ऊपर गिर जाता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहता है, यानी विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र और चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, हाँ जी, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जिसमें दोनों होगा वहां पे रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और वहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एप्लीकेबल रहता है। और फ्रिक्शन फोर्स है, वो जो गाड़ियां चल रही हैं वो किसकी वजह से है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, घर्षण बल की वजह से, रोड और जो गाड़ी के टायर हैं उनके बीच में घर्षण बल लग रहा है, तभी तो गाड़ियां चल रही है ना। चौथा है हमारे पास टेंशन फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने जैसे लटका रखा है, जैसे हम सिंपल पेंडुलम में पढ़ते हैं, तो उसके नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स वर्क करता है mg, और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स यानी तनाव बल है वो ऊपर की तरफ कार्य करता है ना। सिंपल पेंडुलम में क्या रहता है, एक रस्सी के सहारे हम किसी पिंड को लटकाते हैं और उसको हम हिलाते हैं। ठीक है, एक स्टेबल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टेबल हमारे पास सरफेस है, उसके सहारे हम उसको रस्सी से बांधकर लटकाते हैं, तो उसके नीचे की तरफ तो क्या लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स लगता है mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, तनाव बल, तो वही हमारे पास टेंशन फोर्स है। तो ये चारों जो फोर्सेस हैं वो है रियल फोर्सेस, जिनकी हम चर्चा करते हैं, जिनको हम डिफाइन करते हैं किसमें, इनर्शियल फ्रेम में। अब हम बात करते हैं इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यहां पे हम शूडो फोर्सेस लेते हैं। हम कौन से फोर्सेस लेते हैं यहां पे, शूडो फोर्सेस यानी छद्म बल। अब शूडो फोर्सेस कौन से आएंगे इसमें, जो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास फोर्स है वो रहता है कोरियोलिस फोर्स, जो क्या है, एक अपरेंट फोर्स है, आभासी बल है। और दूसरा हमारे पास इसमें रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, जिसमें एक हम पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, जिसको हमने पहले भी थोड़ा सा हमने चर्चा की थी, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब हमने वहाँ पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को पढ़ा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप की रहती है ये, और इसके अलावा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, बिल्कुल। इससे पहले हमने पढ़ा मोशन के बारे में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में होगा। ठीक है, अगर कोई मोशन है वो अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में होगा। इसी के साथ हमने पढ़ा ऑब्जर्वर, कोई इवेंट है उसको ऑब्जर्व करने वाला क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। और इवेंट हमने क्या पढ़ा था, कोई भी घटना है, कोई घटना है वो क्या हो रही है, कोई स्थिति है हमारे पास ऐसी जो समय के साथ, दिए गए समय के साथ घटित हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके नोटेशन, किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ये हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी एक्सप्लेनेशन की है, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको बाइलैंग्वेज समझ में आ सके। ठीक है,
हमारे ये हिंदी और इंग्लिश में करवाने का यही मकसद है कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको हिंदी में समझ में आए और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको इंग्लिश में समझ में आए। तो ये हमारे पास एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड पोस्टुलेट्स। ठीक है, पोस्टुलेट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये पोस्टुलेट्स हम डिफाइन करते हैं, ये हम सारा पढ़ेंगे उसमें। इसके साथ साथ हम टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा का सारा हम आगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही बीटा मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए। धन्यवाद।